आइए तो एक बार फिर हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए फोर्थ चैप्टर अर्थात रासायनिक बल गतिकी, जिसको इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं, उस पर चर्चा करने के लिए एक साथ हुए हैं। और इसमें आज का हमारा विषय है कि रेट ऑफ रिएक्शन, विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं के लिए हम प्रतिक्रिया की दर कैसे निरूपित करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आगे के न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसमें सबसे पहले हम किस चीज़ का स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं की दर का निरूपण हम कैसे करेंगे। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, उनके दर का निरूपण हम कैसे करेंगे। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल हम बनाएंगे, डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद और जो कुछ प्रश्न होंगे, जो परीक्षा आधारित प्रश्न होंगे, समय मिला तो उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि हमारे पास विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं कौन हो सकते हैं। जैसे हम देखें, एक रिएक्शन को देखें, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक रिएक्शन है X, ये कन्वर्ट हो रहा है, ये परिवर्तित हो रहा है P में। आपको पता है कि X को क्या कहते हैं हम लोग? X को कहते हैं अभिकारक। X को कहते हैं अभिकारक। प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, और इसको आपको पता है, इसको बोलते हैं उत्पाद। तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन हम निकालते हैं वो वैसे सब्सटेंस का, वैसे पदार्थ का जो अभी उपस्थित हैं, जो उत्पाद में बदल गए, वो तो फिर से प्रतिक्रिया में भाग नहीं न लेंगे। जैसे मान लीजिए क्रिकेट प्लेयर में जो प्लेयर आउट हो जाते हैं वो तो रन नहीं न बनाते हैं। ठीक उसी तरह से हमारा मुख्य फोकस रहेगा अभिकारक के ऊपर। ठीक है, अगर इसके लिए प्रतिक्रिया की दर हमें लिखनी है, अगर इस रिएक्शन के लिए प्रतिक्रिया की दर हमें लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे? प्रतिक्रिया की दर आपको मालूम है। अगर कोई दिक्कत हो तो इससे पहले वाला जो वीडियो है आप लोग थोड़ा देख लेंगे तो काफ़ी आपको सहायता मिलेगी। प्रतिक्रिया की दर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अभिकारक के रूप में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं dx/dt, बहुत कम परिवर्तन के लिए। और उत्पाद के लिए ये हो जाएगा प्लस dp/dt। ठीक है, यहाँ हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि अभिकारक की सांद्रता के घटते हुए क्रम में, इसको ऐसे करें, ये हम बता चुके हैं। इसको स्क्वायर ब्रैकेट को, बड़े कोष्ठ को हम क्या लिखते हैं? बड़े कोष्ठ के लिए का मतलब है सांद्रता। ठीक है, यहाँ भी लिखते हैं। ठीक है, ये सांद्रता में परिवर्तन को निरूपित करता है, अर्थात प्रतिक्रिया की दर dx/dt मीन्स अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन होती है उसको कमी के रूप में हम यहाँ देखिए लिखते हैं, और उत्पाद की सांद्रता को समय के साथ वृद्धि के क्रम में लिखते हैं। ठीक है, सांद्रता को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? ये बड़े कोष्ठ से, इसका मतलब हो गया सांद्रता। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये प्रतिक्रिया, ये एक दूसरी प्रतिक्रिया है जिसको हम ऐसे लिखें। मान लीजिए आपके पास है 2x, ये परिवर्तित हो रहा है P में, तो इसके लिए आप प्रतिक्रिया की दर को कैसे लिखोगे? इसकी प्रतिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? प्रतिक्रिया की दर, इसमें क्या करेंगे हम?
ये जो आप देख रहे हो 2, इस 2 को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री गुणांक। इस 2 को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री गुणांक, स्टोइकियोमेट्री गुणांक। स्टोकियोमेट्रिक गुणांक। स्टोकियोमेट्रिक गुणांक कुछ नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। जब रासायनिक प्रतिक्रिया लिखते हैं तो रासायनिक प्रतिक्रिया में अभिकारक के पहले या उत्पाद के पहले कभी कभी कुछ संख्याएं आपको देखने को मिलती हैं। उन संख्याओं के साथ हम प्रतिक्रिया को लिखते हैं। तो जो संख्याएं होती हैं वो संख्याएं ये निरूपित करती हैं कि किसी पदार्थ का कितना मॉलिक्यूल से कितने उत्पाद का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। तो इसके लिए प्रतिक्रिया की दर क्या लिखेंगे? जो गुणांक होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। मीन्स ये हो जाएगा माइनस (1/2) इंटू dx/dt। ठीक है, और ये तो वही रहेगा प्लस ये कॉन्सेंट्रेशन के रूप में दे दें dp/dt। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर जो गुणांक हुआ उससे आप डिवाइड कर दो। अगर यही रिएक्शन मान लीजिए दिया हुआ है इस तरह का 3x परिवर्तित हो रहा है 2p में, तो इसके लिए प्रतिक्रिया की दर आप कैसे लिखोगे? प्रतिक्रिया की दर, इसमें ये हुआ आपका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, इसको लिखेंगे -1/3 मल्टीप्लाइड बाई dx/dt इज इक्वल टू प्लस, यहाँ है 1/2 तो यहाँ लिख देंगे 1/2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई dt। ठीक है, d लिखते हैं, स्मॉल d लिखते हैं बहुत छोटे परिवर्तन के लिए। समझ रहे हैं? ये कोई चीज़ नहीं है भाई। अब इस पर आधारित कुछ सवाल हम करते हैं। आइए देखिए, यहाँ कुछ सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित प्रतिक्रिया के लिए प्रतिक्रिया की दर लिखें। राइट डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। नीचे दिए गए प्रतिक्रिया में के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो सबसे पहली प्रतिक्रिया में देखें, सबसे पहली प्रतिक्रिया के लिए प्रतिक्रिया का दर क्या होगा? प्रतिक्रिया की दर यहाँ पर क्या है? Hg। ठीक है, तो इसको यहाँ से लिखते हैं माइनस, मान लीजिए कि निश्चित परिवर्तन होता है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? डेल्टा। यहाँ पर कुछ नहीं है, गुणांक में कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा डेल्टा, और ये हो गया सांद्रता Hg की सांद्रता। इसको क्या बोलेंगे? Hg की सांद्रता। और ये हो गया चेंज, ये डेल्टा, इट इज़ डेल्टा जिसको बोलते हैं परिवर्तन, Hg की सांद्रता में परिवर्तन। ये परिवर्तन कितने समय में हुआ? इसको हम डेल्टा t से निरूपित करते हैं कि कुछ समय लगा होगा इस परिवर्तन के लिए। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा जी। और प्रोडक्ट के लिए क्या लिखें? यहाँ प्रोडक्ट क्या हो? रिएक्टेंट और एक है,
तो ये इक्वल हो जाएगा, Cl2 है तो ये इक्वल हो जाएगा डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, वो दे रहा है HgCl2। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट। इसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HgCl2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ठीक है, डेल्टा T कैसे हम निकालते हैं हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो सवाल है, दूसरा हमारा सवाल क्या है? दूसरा सवाल क्या है? 2HI है, तो यहाँ पर प्रतिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? प्रतिक्रिया की दर 2 है, तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू डेल्टा। ठीक है, और HI है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI की सांद्रता, डेल्टा सांद्रता HI। ठीक है, HI की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, उसके बाद इससे बन क्या रहा है? H2 और I2, तो इसको क्या हम लिखेंगे? प्लस यहाँ पर H2I2 में कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे? डेल्टा यहाँ H2 की सांद्रता को हम भाग दे देंगे डेल्टा T से, जो बराबर होगा I2 के डेल्टा यहाँ आयोडीन की सांद्रता में परिवर्तन बाय डेल्टा T। ये दोनों पॉजिटिव साइन होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट का है और ये रिएक्टेंट का है। ठीक है, इसी तरह से तीसरा रिएक्शन देखें, ब्रोमाइड आयन ब्रोमेट आयन के साथ रिएक्शन करके, ब्रोमेट आयन यहाँ देखिए माइनस होना चाहिए, ब्रोमेट आयन के साथ रिएक्शन कर रहा है एसिडिक माध्यम में, अम्लीय माध्यम में यहाँ रिएक्शन हो रहा है। इट इज ब्रोमेट आयन, इट इज ब्रोमाइड आयन। ये अम्लीय माध्यम में रिएक्शन हो रहा है जिससे ब्रोमीन और जल का निर्माण हो रहा है। अब इसको क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है? यहाँ पर है 5, तो इसको क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर है कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए वहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 6 है, 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। 3 शॉर्ट में लिखते हैं, प्रतिक्रिया की दर ये क्या हो जाएगी? -1/5 इंटू, यहाँ क्या था हमारा? ब्रोमाइड आयन था, चेंज इन ब्रोमाइड आयन की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। ठीक है, इसको नेगेटिव रूप में लिखे हैं। ठीक है, अब ये इक्वल होगा क्या था हमारे पास? ब्रोमेट। इसके नीचे भी क्या हम देंगे? माइनस, ब्रोमेट में कुछ नहीं था तो चेंज परिवर्तन ब्रोमेट रेडिकल में BrO3 माइनस, और ये परिवर्तन में लगा समय। ये हो गया, दोनों हो गया रिएक्टेंट का, मीन्स अभिकारक का, जो इक्वल होगा किसके? उत्पाद के। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, ब्रोमीन और वाटर बन रहा है, तो क्या लिखेंगे? +1/3 इंटू, ये हो गया परिवर्तन किस में? ब्रोमीन में, ब्रोमीन की सांद्रता में परिवर्तन और बटा परिवर्तन में
लगा समय। सब देखें एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये बराबर हो जाएगा आपको। उसके बाद क्या बना था, वाटर बना था मेरा, तो प्लस 1/3 गुने चेंज माने जल की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। ये आपका रेट हो गया। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखें फोर्थ में, देखें क्या होगा। फोर्थ नंबर में क्या है, N2 3:2, यहाँ तो कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, 3 है, यहाँ 2 है, तो क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया की दर, प्रतिक्रिया की दर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, माइनस ये परिवर्तन हुआ किसके सांद्रण में, N2 के सांद्रण में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन में समय कितना लगा, T समय, ठीक है। ये समय में परिवर्तन हुआ, इससे बन क्या रहा है ना, N2 H2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, H2 के 3 अणु थे, तो ये हो गया माइनस, जितने अणु होते हैं उसको नीचे डालते हैं, ठीक है, गुने ये परिवर्तन हो गया किसमें, H2 की सांद्रता में बटा सांद्रता में लगा समय। ये इक्वल होगा, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, NH3 का निर्माण कर रहे हैं। NH3 2 मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। तो 2 को क्या लिखेंगे, क्योंकि उत्पाद है तो इसमें हम धनात्मक साइन देते हैं। ये हो गया 1/2, 2 को नीचे दिए, गुने ये सांद्रता में परिवर्तन किसका, NH3 का, NH3 की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। समझे, आपको परीक्षा में इक्वेशन दिया रहेगा, समीकरण दिया रहेगा, और आपसे प्रतिक्रिया की दर पूछी जाएगी, ठीक है। तो आप इसी तरह लिखेंगे, प्लस इसी के आधार पर हम न्यूमेरिकल सवाल में प्रतिक्रिया की दर को निकालेंगे, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है मेरा, N2O5 का 2 मॉलिक्यूल, 4 NO2 और 1 O2 बन रहा है। तो इसमें देखें हम 5 नंबर में प्रतिक्रिया की दर आप मेरे साथ निकालो, आप अब समझ गए हैं। प्रतिक्रिया की दर N2O5 कितना है, इज इक्वल टू N2O5 कितना है, 2 मॉलिक्यूल था तो -1/2 इंटू N2O5 की सांद्रता में परिवर्तन बटा इस परिवर्तन में लगा समय। यहाँ N2O5 अभिकारक है और N2O5 टूट के देता है NO2 और O2, तो ये हो गए, NO2 हो गया उत्पाद। NO2 का 4 मॉलिक्यूल बनता है, तो उत्पाद में हम पॉजिटिव डालेंगे, 4 मॉलिक्यूल बनता है तो 1/4 गुने ये परिवर्तन हो गया NO2 के सांद्रण में बटा परिवर्तन में लगा समय। और क्या बन रहा है, O2 बन रहा है, ये भी उत्पाद है तो पॉजिटिव साइन देंगे। 1 मॉलिक्यूल बन रहा है तो डिवाइड मने भाग किसी से नहीं देंगे। ये हो गया सांद्रता में परिवर्तन ऑक्सीजन का बटा परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय, ठीक है। ये आपको सभी रिएक्शंस के दर आप अब लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें और अधिक आपको किसी मदद की ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए, ताकि हमको भी कुछ एक्साइटमेंट मिले, कुछ उत्साहित हों हम, ठीक है। चलिए अब कुछ इस पर आधारित हम न्यूमेरिकल देखें। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है।
यहाँ देखें, एक प्रतिक्रिया है जिसमें रिएक्टेंट माने अभिकारक बदल रहा है प्रोडक्ट में। यहाँ देखें, अभिकारक प्रोडक्ट में बदल रहा है, ठीक है। यहाँ R प्रोडक्ट में बदल रहा है। थोड़ा ऐसा कलर लें कि दिखाई दे। अब दिखाई दे रहा है। अभिकारक अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.03 m है। अभिकारक की सांद्रता 0.03 m है। मीन्स प्रतिक्रिया जब शुरू करने जा रहे हैं तब उसकी सांद्रता 0.03 n है। थोड़ा सा इसको समझ लिया जाए। जैसे ये मान लीजिए हमारा अभिकारक हो गया, ठीक है, और ये बदल रहा है उत्पाद में, ठीक है। तो शुरू में इसकी सांद्रता 0.03 m है। मीन्स अभी प्रतिक्रिया शुरू नहीं हुई है, इसको हम मान लेते हैं T0, ठीक है, माने 0 सेकंड है ये। तो वैसी स्थिति में इसकी सांद्रता है 0.03 m। m मीन्स मोलरिटी, मोल पर लीटर। 1 लीटर में 0.03 m, ठीक है। तो वैसी स्थिति में अभी प्रतिक्रिया शुरू ही नहीं हुई है, क्योंकि शुरू होने में कुछ तो समय लगेगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा? 0। वैसे इससे हमें कुछ विशेष मतलब नहीं है। अब देखें, 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 m हो जा रहा है। यहाँ T1 हो गया आपको 25 मिनट। 25 मिनट में इसकी सांद्रता हो जा रही है 0.02 m। 0.02 m। तो इसको आप मान लो R0 और इसको हम मान लेते हैं R1। तो सांद्रता में परिवर्तन क्या हो गया? ये सांद्रता में, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन क्या हो गया? अंतिम सांद्रता मीन्स R1 माइनस प्रारंभिक सांद्रता R0। कितना हो गया? अंतिम सांद्रता कितनी है? 0.02 m माइनस 0.03 m, ठीक है। ये हुआ आपको डेल्टा R का वैल्यू। मीन्स अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन कितना होगा? 0.01। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ? 0.01, ठीक है। और समय में परिवर्तन क्या हुआ ये देखिए, डेल्टा टी यहाँ से निकल जाएगा आपको। डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंतिम समय क्या है? ये T1 माइनस T0 माने T0। तो ये क्या हो जाएगा? 25 माइनस 0 इज इक्वल टू 25 मिनट, ठीक है। ये आपको निकल गया 25 मिनट, ये निकल गया डेल्टा टी, और ये डेल्टा आर निकल गया। तो क्या करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला आप जानते हो, मीन्स प्रतिक्रिया की दर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, ये हो गया डेल्टा आर बटा समय, परिवर्तन में लगा समय, ये देखिए डेल्टा टी। तो यहाँ देखिए नेगेटिव साइन, इसीलिए प्रतिकारक की प्रतिक्रिया की दर को
हम निगेटिव साइन में रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो सांद्रता आएगा उसका वैल्यू निगेटिव आएगा। आप देख रहे हैं ना, 0.02 में से 0.03 को घटाओगे तो -0.01 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको, देखिए यहाँ माइनस और ये आया -0.01। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये कितना आया 25, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो प्लस हो गया, तो अब तो सॉल्व कर लोगे यार। ये हो गया आपको प्लस 0.01 बाई 25। ठीक है, मिनट में हो गया। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? आप तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बायो के स्टूडेंट के लिए बता देते हैं। पहले इसको आप डेसिमल हटाओ तो क्या हो गया 100। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे, इतना को डिवाइड करें आप तो क्या हो जाएगा 0.04 बटा नीचे क्या बच गया, नीचे 100 बच गया। ठीक है, अब फिर क्या करें कि इस डेसिमल को हटाएं आप। ठीक है, मैंने समझने की सुविधा के लिए, विशेषकर बायो के बच्चों के लिए जल्दी से कैलकुलेशन हो जाए, तो ये आपका हो गया 100। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 शून्य, तो ऊपर में 4 हो गया और नीचे हम लिख सकते हैं 10 to the power 4। ये ऊपर जाएगा तो 4 into 10 to the power -4 मिनट। समझे? अब इसमें क्या दिया गया है, ये मिनट में हम निकाल लिए, सेकंड में भी निकालना है। सेकंड में निकाल सकते हैं आप लोग। सेकंड में कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए प्रतिक्रिया की दर आप खुद निकालना। ठीक है, क्या हो जाएगा, परिवर्तन क्या है 0.01, कितना 25 मिनट में। इसको क्या करें 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो सेकंड में बदल गया। इसके बाद आप खुद निकालेंगे। ठीक है, निकाल के आंसर हमको बताएंगे कि आपको परेशानी होगी। यहाँ देखिए, फिर इसको क्या करेंगे 100 लिख दिए। ठीक है, 100 लिख दिए। अब इसको क्या करें 1/25, और ये देखिए ये हो गया आपको 1/, इसको लिख सकते हैं 6 × 10 to the power 3 शून्य है, 3 शून्य है तो 10 to the power 3 दे दिए। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.04। ठीक है, बटा 6 × 10 to the power 3। समझे? अब फिर क्या करें, इस डेसिमल को हटाएं तो यहाँ 100 आ गया, तो क्या लिख देंगे, इसको फिर 4/6 कर दें, इनटू इसको हम लिख सकते हैं 1/, यहाँ 3 है तो 10 to the power 3, और इसको लिख सकते हैं 10 to the power 2। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 6.66, और ये हो जाएगा 3 2 5। ठीक है, 5 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -5। समझे? डिवाइड करके आप देखेंगे इतना आंसर आएगा। ठीक है, एक बार अपने प्रैक्टिस करें। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर। इसमें क्या दिया गया है, 2A उत्पाद, 2A
से बन रहा है हमारा उत्पाद। अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.05 पर मोल पर लीटर से घटकर 0.0 मोल पर लीटर हो जाती है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। इस समय अंतराल में मीन्स 10 मिनट में, ठीक है, 10 मिनट में अभिक्रिया के वेग की गणना करें। आपका अभिक्रिया है ये, ध्यान दें, इसका गुणांक है 2, ठीक है। तो इसमें देखिए T1 आप मान लो 0, ठीक है, और T2 क्या है, T2 इज इक्वल टू है 10 मिनट। पहली सांद्रता में R1 इज इक्वल टू कितना है, 0.05 मोल पर लीटर, समझे, और R2 कितने हैं, 0.04 मोल पर लीटर। बस सिंपल सी बात है यार। इसमें प्रतिक्रिया के वेग, प्रतिक्रिया की दर निकालनी है। प्रतिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, प्रतिक्रिया की दर इज इक्वल टू, यहाँ देखें इस रिएक्शन से, देखें इस रिएक्शन से हमारा रेट क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, अंतिम है 0.04, यहाँ माइनस कर दें तो ये हो गया 0.04 माइनस 0.05, ठीक है, मोल पर लीटर, डिवाइडेड बाई टाइम कितना हो गया, अंतिम हो गया 10, प्रारंभिक हो गया 0, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ आएगा आपको -1/2 इंटू, इसमें क्या आएगा, -0.01, ठीक है, और ये बटा हो जाएगा 10। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, +1/2 इंटू 0.5 है, सॉरी, .1 होगा, 0.1/10। अब सॉल्व कर सकते हैं आप, कि हम ही सॉल्व करें, यहाँ 10 दे दें, ये बाहर गया, ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/2 इंटू 1/10⁻², ठीक है, समझ गए। अब ये हो गया 0.5, 2 में 1 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, 2 में 1 से भाग देंगे तो 0.5 हो जाएगा, ये ऊपर गया तो क्या हो गया, 10⁻²। मेरे समझ से बातें समझ में आ रही हैं आपको, ठीक है। देखिए ऐड से तो हम परेशान हैं जी, चलिए समझ में आ रही है बात। यहाँ देख लें, फिर से एक बार देखें कि आपका रिएक्शन शुरू होता है, शुरू होने में 10 मिनट लगता है, शुरू में 0.5 मोल पर लीटर सांद्रता है, और 10 मिनट के बाद 0.4 मोल हो जाता है। तो सांद्रता में परिवर्तन 0.5 -0.4, ठीक है, और समय में परिवर्तन 10 - 0। तो सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, आपका आंसर आ गया। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपका इसमें रिएक्शन है
2N2O5 4NO2 और O2 में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, अपघटन के दौरान एक निश्चित समय अंतराल में N2O5 की अपघटन दर 1.8 इंटू 10⁻⁻⁻ मोल पर लीटर पर मिनट है। तब इसी समय अंतराल में जितना समय अंतराल में इसका अपघटन दर 1.8 इंटू 10⁻⁻³ है, इसी समय अंतराल में NO2 और O2 के बनने की दर क्या होगी? बनने की दर क्या होगी? सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए जो रिएक्शन, जो प्रतिक्रिया का दर हम सबसे पहले लिखने के लिए बताए हैं, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। आपका रिएक्शन यहाँ क्या है? आपका रिएक्शन है 2N2O5 4NO2 + O2। इसके लिए हम लोग अभिक्रिया की दर लिखे हुए हैं। इसकी अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? अभिक्रिया की दर आप खुद अपने से लिखने की कोशिश करें। यहाँ देखिए 2 है तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू N2 की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा बड़ा कोष्ठ N2O5 बटा यहाँ क्या हो जाएगा? डेल्टा T। ठीक है, उसके बाद 2 उत्पाद बन रहे हैं तो इनका साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन 4 है तो आप क्या करोगे? 1/4। और NO2 की सांद्रता में परिवर्तन, ये NO2 की सांद्रता हो गई, परिवर्तन को डेल्टा T से सूचित किए बटा डेल्टा T, परिवर्तन में लगा समय, और ये हो गया आपको प्लस N2 एक ही मॉलिक्यूल है तो N2 की उन्होंने O2 की सांद्रता में परिवर्तन को ऐसे लिखे बटा परिवर्तन में लगा समय। ये तो आप लोग देख चुके हैं। हमें NO2 और O2 के बनने की दर निकालनी है। तो इस प्रतिक्रिया में आप देखो कि जिस रेट से 2NO2 4NO2 को उत्पादित करता है, ठीक है, जबकि 2NO2 एक O2 को उत्पादित करता है। तो इसको कैसे हम लिखेंगे? देखिए, O2 के प्रतिक्रिया के बनने की दर क्या हो गई? O2 के प्रतिक्रिया के बनने की दर ये हो गई, डेल्टा O2 के सांद्रता में परिवर्तन बटा सांद्रता के परिवर्तन में लगा समय। तो हमें ये सबसे पहले निकाल लें, डेल्टा O2 की सांद्रता में परिवर्तन बटा यहाँ डेल्टा T, ये इसके बराबर है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, क्योंकि देख रहे हैं ना समीकरण से ये इसके बराबर है, तो ये हो गया -1/2 इंटू डेल्टा N2O5। माने जिस गति से N2O5 टूटेगा उसी गति से इस स्टोइकियोमेट्रिक संबंध के अनुसार ऑक्सीजन बनेगा बटा डेल्टा T। ठीक है, तो इसके लिए N2 के टूटने की अपघटन दर, टूटने की दर दी गई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको कितना? टूटने की दर दी गई है 1.8 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। देखिए, इतना एक एक स्टेप इतना स्लो वे में समझा रहे हैं तो आपको ज़रूर समझ में आना चाहिए। अब देखें, ये अपघटन दर को निरूपित करता है जिसका वैल्यू इतना है, तो आप क्या करो? -1/2
इंटू 1.8 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, इससे आप काट दो, 0.9 आएगा, तो इसका आंसर यही हो गया, -0.9 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। बहुत सिंपल, समझ रहे हैं बात। चलिए, अब NO2 का आपस में इससे क्या रिलेशन है। NO2 के बनने की दर ये हुई, ठीक है। तो अब इन दोनों रिलेशन को, इसको इसके साथ बराबर करें। देखें, देखिए 1/4 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा NO2 की सांद्रता बटा डेल्टा T, ये इक्वल किसका है, -1/4 गुने डेल्टा N2O5 की सांद्रता बटा डेल्टा T। समझे, आपको निकालना है ये NO2 के बनने की दर है। तो बहुत सिंपल, आप क्या करेंगे, ओ यहाँ 2 है ना जी, 2, आप क्या करें, बस इस 4 को इधर ला दें, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T मीन्स NO2 की सांद्रता, NO2 के बनने की दर। किसी का भी दर निकालना हो तो आप समय से डिवाइड करते हैं, भाग देने, तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू 4, और इसके अपघटन की दर आपको दी गई है, ठीक है, तो वो लिख दो। ये देखिए यहाँ 1.8 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, 2 दूना 4, तो ये क्या हो जाएगा, -18 दूना 36, 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। समझे, ये हुआ आपका आंसर। चलिए एक दूसरे सम्स की ओर। यहाँ पर क्या है, एक प्रयोग में अमोनिया और ऑक्सीजन उच्च दाब पर अभिक्रिया करते हैं, जिनके अभिक्रिया को दिया गया है 4NH3। देखिए गुणांक यहाँ 4 है, यहाँ पर 5 है। 5O2 के साथ प्रतिक्रिया करके 4NO और 6H2O बनाता है। यहाँ पर गुणांक पर जरूर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि गुणांक से ही आपका जो प्रतिक्रिया की दर का एक्सप्रेशन है, व्यंजक है, वो आपको प्राप्त होगा। NO के बनने की दर 3.6 इंटू 10⁻³ है। NO के बनने की दर दी है, तो अमोनिया के लुप्त होने की दर और जल के बनने की दर को लिखें। तो सबसे पहले इसमें इसका रेट आप लिख लो। 4NH3 है, तो इसका प्रतिक्रिया का दर क्या होगा, प्रतिक्रिया की दर क्या होगी, इज इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा -1/4 इंटू डेल्टा NH3। अब तो आप समझ गए हैं, अपने भी लिख सकते हैं, बटा डेल्टा T इज इक्वल टू
इसमें क्या होगा, आप अपने लिखते चलो, -1/5 इंटू डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू +1/4 इंटू डेल्टा NO बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू +1/6 इंटू डेल्टा H2O बाई डेल्टा टी। ये अगर आपने सही लिख लिया, ये अगर सही लिख लिया तो आपका सवाल बस चुटकी में बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें कि यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए NH3 जिस दर से लुप्त होता है, प्रतीक NH3 जिस दर से गायब होता है, उसी दर से यहाँ NO बन रहा है। देखिए -1/4 +1/4। इसका मतलब कि NH3 के लुप्त होने की दर NO के बनने की दर के बराबर होगा। समझ रहे हैं बात? चलिए यहाँ लिखें, अमोनिया के लुप्त होने की दर, लुप्त होना माने टूट जाना, लुप्त होने की दर किसके बराबर है? NO के निर्माण की दर के, NO के निर्माण की दर, NO के निर्माण की दर, निर्माण की दर। ठीक है, और NO के निर्माण की बनने की दर देखिए यहाँ दी गई है। ठीक है, कितनी दी गई है? 3.6 इंटू 10⁻³ 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो लुप्त होने की दर आपसे पूछी जा रही है, तो जो लुप्त होने की दर होगी वो निर्माण दर के बराबर है। देखिए यहाँ पर, तो पहला आपका सवाल का आंसर ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा सवाल पूछा जाता है जल के बनने की दर। जल यहाँ पर बन रहा है, देखिए यहाँ पर बन रहा है, इसमें क्या है 1/6। ठीक है, जल के बनने की दर क्या हो गई? जल के बनने की दर ये हो गई डेल्टा H2O बाई डेल्टा T। ठीक है, तो इसको अब हम NO के साथ, क्योंकि NO का ही डाटा हमको दिया गया है, यहाँ देखिए NO के बनने की दर और जल के बनने की दर दोनों को आप बराबर करो। तो NO के बनने की दर क्या है? यहाँ देखिए दूसरा, जल के बनने की दर 1/6 इंटू डेल्टा H2O बाई डेल्टा T, ये इक्वल है आपका 1/4 इंटू डेल्टा NO बाई डेल्टा T। देख लिए यहाँ है ना, ये और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब H2O के बनने की दर, H2O के बनने की दर ये है। ठीक है, तो इससे क्या रिलेशन है? इस दर को निकालना है। ठीक है, तो इस चीज को इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा?
या डेल्टा H2O बाई डेल्टा T इज इक्वल टू 1/4 इंटू 6 इंटू, इसका वैल्यू आपको दिया गया है। NO के बनने की दर की वैल्यू दी गई है 3.6 इंटू 10⁻³ मोल, ये पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4 9 36, 9 6 54, 5.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर से एक बार समझ लें इसको। आपको क्या दिया गया है, ये रिएक्शन दिया गया है। रिएक्शन के आधार पर पहले आप इसके प्रतिक्रिया की दर का व्यंजक प्राप्त कर लें। ठीक है, अब दिया गया है इसमें आपको डाटा NaNO के बनने की दर दी गई है, डाटा यही दिया गया है। तो आप ये देखें कि NO के बनने की दर NH3 से कैसे बराबर होता है, ठीक है, O2 से कैसे बराबर होता है, और इसी संबंध के आधार पर हम किसी के लुप्त होने की दर निकालते हैं और किसी के बनने की दर को निकालते हैं। ठीक है, तो अमोनिया के लुप्त होने की दर यहाँ देखिए, जितना देर में जिस दर से ये लुप्त होता है उसी दर से NO का फॉर्मेशन होता है। इसलिए अमोनिया के लुप्त होने की दर NO के निर्माण दर के इक्वल होगा, और NO का निर्माण दर आपको दिया गया है जो उसका आंसर होगा। H2O का NO के साथ जो रिलेशन है वो यहीं से लिया गया है। ठीक है, तो NO का जो निर्माण दर है वो H2O के निर्माण दर से 1/6 और 1/4 से रिलेटेड, आपस में संबंधित है। तो निर्माण H2O का निर्माण दर निकालने के लिए देखिए ये घेर दिए हैं, हम क्या करेंगे, ये जो क्वांटिटी है, ये जो नंबर है, इसको हम राइट साइड में ले आ देंगे, और यहाँ NO का बनने की दर हमें दी गई है। बस इसको सॉल्व कर लें, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए। आप अपने जो भी विचार हों कमेंट बॉक्स में हमें लिखते रहें, ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको दे सकें। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं एक और अच्छे क्लास वाले वीडियो के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए और मन से ध्यान से पढ़ते रहो। इसी के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।